हेलो फ्रेंड्स, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बाद जो अशोक का शासनकाल आता है और उसके बाद जो शुंग वंश आता है, उन सब की जानकारी मैं आपको एक सीक्वेंस में दूंगी। और इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से, जब आपको पता है कि जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि घनानंद होता है, जो घनानंद के शासनकाल के बाद जब घनानंद का शासनकाल ख़त्म होता है तब उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव डालता है। ठीक है, तो इसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या था। ठीक है, तो मेरा टॉपिक क्या है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के संस्थापक। और देखो मैंने इसमें ना एक छोटा सा भी लिखा हुआ है कि आपको एक सन पता चल जाए कि इसमें क्या है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है महाजनपद काल, महात्मा बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध के बारे में बता रखा है। 563 और में उनका जन्म हुआ और 483 में उनकी मृत्यु होगी, महापरिनिर्वाण। फिर 540 में जैन धर्म, 408 में उनकी मृत्यु। फिर नंद वंश आता है, ठीक है, 340 घनानंद, 322 और उसके बाद हमारे पास हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, मौर्य साम्राज्य में। मतलब जो ये चीज़ है मैं इसको पैरेलल में लेके चल रही हूँ कि ताकि हमें एक सीक्वेंस पता चलता रहे कि कब कौन सी तिथि के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ शुरू हुई है। ठीक है, तो अभी हम ना एडी में ही चल रहे हैं। ठीक है, और एनिसेंट हिस्ट्री का पीरियड्स है ये। तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म 345 ईसा पूर्व। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व हुआ था। और अंतिम नंद शासक, घनानंद को गद्दी से हटाकर पाटलिपुत्र पर अधिकार किसका स्थापित हुआ था, चंद्रगुप्त का। किसका हुआ था, चंद्रगुप्त का। ठीक है, और मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठे थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। देखो जैसे मतलब मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मगध काल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मगध काल हमारे पास क्या बन जाता है, एक राष्ट्र बन जाता है, एक देश बन जाता है। उसमें कैसे धीरे धीरे एक जन कबीले आके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये घनानंद होता है मगध काल का अंतिम राज होता है। फिर जो मगध काल की गद्दी है, जो उस पर नींव डलते हैं, किसके डलते हैं, मौर्य साम्राज्य। मतलब एक नया वंश स्थापित होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में ही आप देखोगे अशोक काल आएगा। फिर उसके पूर्ववर्ती मुगल शासक कि मतलब मौर्य साम्राज्य के और भी शासक आएंगे। ठीक है, लेकिन उनका हमारे पास इतना उल्लेख नहीं मिलता। मेनली हमारे पास ना अशोक तक ही मिलता है, क्योंकि यह एक मतलब शक्तिशाली राजा था अशोक का काल। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको अपने इस वीडियो में हर टॉपिक की, हर विषय के, हर एक राजा के एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, क्योंकि यह है कि यदि हम डेप्थ में कोई सी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम अच्छे से करें। और ठीक है, उसके बाद जब मैं आपको एक बार ये एनिसेंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री एक बार मैं आपको पूरी डिटेल से पढ़ाना चाहूँगी। और उसके बाद मैं आपको ना एक छोटी छोटी वीडियो बना के भी दिया करूँगी, जैसे आपको वनडे एग्ज़ाम। क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हैं, मेरे को भी अभी बहुत कमेंट्स आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैडम आप इतना डीपली ना पढ़ाओ, क्योंकि वो ये रीज़न दे रहे हैं कि यूपीएससी में ही डीपली चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये वीडियो डल रही है, ये नहीं है कि ये सिर्फ हमें एक साल के लिए ही तैयारी करनी है, 2 साल के। आपको पता है कि जैसे जैसे समय आगे परिवर्तित होता है तो हमारे पास कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। और जो ये वीडियो है, ये तो है नहीं कि भाई आज डल गई कल डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ये वीडियो लाइफ टाइम तक ही यूट्यूब पर रहेंगी, जब तक यूट्यूब रहेगा, जब तक मेरा चैनल रहेगा, तब तक ये वीडियो उस पे डली रहेंगी। ठीक है ना, तो आप जब चाहो उसमें से डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, अपने वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मैं मानती हूँ कि एसएससी में, एचएससी में सिर्फ ऊपर से क्वेश्चन पूछते हैं। बट आप टीजीटी ले लो, हरियाणा का टीजीटी, हरियाणा का पीजीटी, ठीक है, और यूपीएससी की तैयारी या फिर यूजीसी नेट की तैयारी, और या फिर केवीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं केवीएस में, उनमें देखना कि कितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, कि इसमें अंदर डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, फिर आपको पता चलेगा। और जो मैं ये स्टडी करा रही हूँ, मैं इस पर्पज़ से नहीं करा रही हूँ कि हाँ एसएससी में आएंगे,
ठीक है ना। मैं ओवरऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराने चाहती हूँ कि जिससे ये है कि आप पहले उस चीज़ को डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। डिटेल में बाद फिर मैं जब मेरा ये मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं छोटी छोटी वीडियो भी बना के डाल दूँगी ताकि आप अपने वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर सको, ठीक है। तो चलो कम टू द पॉइंट, ओके। हाँ, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने प्रशासन का नियम बताया था। किसका? अर्थशास्त्र में चाणक्य ने किसका नियम बताया था? प्रशासन का। और बौद्ध धर्म में भी मतलब हमें इसके चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। इंडिका में मैगनीज ने लिखी है, उसमें भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जैन से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण है ना, जो विष्णु पुराण, उसमें शूद्रों का वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त शूद्रों, मुद्रा राक्षस है ना जो विशाखदत्त है, उसमें क्या शूद्रों के बारे में बताया गया है। और इसमें क्या है? अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है। और जस्टिन, प्लूटार्क और एरियन, मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में इसको पुराणों में शूद्र बताया गया है, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में इसको क्या बताया गया है? शूद्र। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है ना कि किस में किसको क्या बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को भी, मतलब इसके बारे में अभी हमारे पास तथ्य हैं। कोई चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहता है, कोई चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहता है, कोई चंद्रगुप्त को ये कहा जाता है कि यह एक मतलब जिसके माता पिता नहीं थे, मतलब ये अनाथ था। और कौटिल्य ने, मतलब चाणक्य ने इसको गोद लिया है और फिर इसको राजा बनाया है। किस किस बुक्स में हमें ये तथ्य भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेरे पास है मैं आपको वो बताना चाहूँगी। बृहत कथा मंजरी, ठीक है। बृहत कथा मंजरी में, ठीक है, किसकी लिखी है? हेमचंद्र ने लिखी है। उसमें क्या बताया गया है? इसको शूद्र बताया गया है। जो बृहत कथा मंजरी जो पुस्तक है वो किसकी है? हेमचंद्र ने लिखी है, जिसमें इसको क्या बताया गया है? शूद्र बताया गया है। कथा सरिसागर में जिसको लिखा है किसने? सोमनाथ देव ने लिखा है। किसने लिखा है? सोमनाथ देव ने। इसमें इसको क्या बताया गया है? शूद्र। क्या बताया गया है? शूद्र। और देखो, भारत का मुक्तिदाता भी मौर्य वंश को कहा जाता है, ठीक है। मौर्य की उत्पत्ति ब्राह्मण साहित्य में लिखा है, जो ब्राह्मण के द्वारा रचित है, जैसे पुराण। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। और बौद्ध स्तोत्रों में इसको क्या प्रमाण मिलते हैं? कि बौद्ध स्तोत्रों में हमें साक्ष्य मिलते हैं कि यह क्षत्रिय है। कैसे? बौद्ध स्तोत्रों में हमें पता चलता है कि बिंदुसार क्या है? वो भी क्षत्रिय है, ठीक है। और अशोक क्या है? वो भी क्षत्रिय है। अब देखो, जब बिंदुसार मतलब क्षत्रिय है और अशोक भी क्षत्रिय है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या होंगे? 2 मिनट फ्रेंड्स। कई बार ना वीडियो 2 मिनट। अब सही है, ठीक है। तो दिव्य विधान में बताया गया है कि बिंदुसार और अशोक दोनों ही क्या हैं? क्षत्रिय हैं, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या हैं? क्षत्रिय हैं। दिव्य विधान में बौद्ध धर्म की पुस्तक है। जो दिव्य विधान क्या है? वो किसकी पुस्तक है? बौद्ध धर्म की, ठीक है। अब हमको क्या जैन स्त्रोत्र से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं? इसमें क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है। एक पुस्तक हेमचंद्र की प्रशिष्ट पर्वत, इनको राष्ट्रीय चिन्ह मोर है तथा इनको मोर पालने वाला भी कहा गया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। सबसे ज़्यादा मान्यता क्या है? क्षत्रिय है। और मतलब सबसे ज़्यादा मान्यता हमें क्या देते हैं? क्षत्रिय की ही मिलती है, ठीक है। जो ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक डीपली एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम में है। बाकी अगर जो मान लो SSC या किसी में आपसे सिर्फ ये पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा मान्यता क्या है, कि वो क्षत्रिय है, शूद्र है या ब्राह्मण है, तो हम क्या बता देंगे? क्षत्रिय है। लेकिन यदि कभी ये पूछना है कि दिव्य विधान में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, ठीक है, तो ये उसके लिए है थोड़ा, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा डीपली पढ़ा रही हूँ। चंद्रगुप्त के अन्य नाम भी हैं। देखो, सेंट्रोकोट्स,
जो सेंट्रोकोट्स है ना, ये क्या है, एक राइटर है, ठीक है। और इसने ना सेंट्रोकोट्स एक पुस्तक है, आई थिंक सो दैट पुस्तक है ये, ठीक है। इसमें स्ट्रैबो, आर्यन और जस्टिन, ठीक है ना, स्ट्रैबो, आर्यन, जस्टिन ये है, मतलब उसमें इनका वर्णन दिया गया। आर्यन ने क्या कहा है कि सिकंदर है ना चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था। क्या कहा गया है कि ये है किससे मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य से। एक एंट्रोकोट्स है, ठीक है ना, एंट्रोकोट्स में बताया गया है कि एफियानस और प्लूटारक, एंट्रोकोट्स में क्या बताया गया है कि एफियानस और प्लूटारक भी क्या है, इसके नाम हैं, ठीक है। और सेंट्रोकोप्स में इसको क्या बताया गया है, निरियाकस, सेंट्रोकोप्स में इसको क्या बताया गया है, निरियाकस। और 1793 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिसमें सर विलियम जोन्स सेंट्रोकोट्स मानता है कि और जस्टिन कि सिकंदर मौर्य से मिला था, ठीक है। अब देखो, अब हम किसके बारे में वर्णन करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ना डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये वाली इन्फॉर्मेशन थी कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, कहाँ से था और कौन से मतलब पुस्तक में इसको क्या लिखा गया है, क्या वर्णन किया है। लेकिन यहाँ से इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य घणानंद के राज दरबार में चाणक्य रहता था, ठीक है। घणानंद ने चाणक्य का अपमान करके उसको राजमहल से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने अपना अपमान का बदला लेने के लिए घणानंद को समूल नष्ट करने का प्रण लिया था और अपने सर पर चोटी धारण करते हुए करता है और कहता है कि मैं अपनी चोटी तब तक नहीं कटवाऊंगा जब तक कि घणानंद को क्या ना कर दूं, समाप्त ना कर दूं। और चाणक्य राजमहल से निकलकर चलते चलते विंध्याचल के जंगल में चला जाता है, जहां उनको राजकिलों का खेल खेलते हुए एक बालक मिलता है। इसके खेल से बड़ा प्रभावित होता है और वह चंद्रगुप्त मौर्य उसकी तक्षशिला में लेकर शिक्षा दीक्षा लेता, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करता है, तक्षशिला में लेकर चला जाता है और 7-8 वर्ष तक वहीं पर रखता है। और आपको पता है ना कि मैंने पहले भी बता रखा है कि चाणक्य ने तक्षशिला जो एक शिक्षा का केंद्र था, बहुत बड़ा प्राचीन केंद्र था, वहाँ पर क्या थे, एक आचार्य थे, क्या थे, आचार्य थे, ठीक है। आगे क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पराजय यानी कि हार जब मगध पर हमला किया, क्योंकि मगध शक्तिशाली राजा था जिसके कारण इसकी हार हो गई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि वही बात है कि पहले ये क्या करता है, ये से करेंगे इसे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, इसकी हार हो जाती है, जिसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ और जान ग्रंथ में लिखा है। क्योंकि देखो, चाणक्य क्या था, चाणक्य ने मतलब घणानंद से अपना बदला लेना था, तो फिर क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिलों का खेल खेलते हुए उसे उठा लेता है। फिर 7 से 8 साल तक उसको क्या शिक्षा दीक्षा कर देता है और उसको हर विद्या, शिक्षा, युद्ध कला में निपुण बनाता है। और फिर क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, मगध पर आक्रमण करता है, क्या करता है, आक्रमण करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली प्रजा जब मगध पर हमला किया था, क्योंकि मगध शक्तिशाली राजा था जिसके कारण उसकी हार हो गई थी, ठीक है। पहली बार जब ना आक्रमण करता है ना, और हाय वीडियो को क्या हो रहा है आज, ये 2 मिनट फ्रेंड्स।